नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। कल बना लेगा उदाहरण जग तुम्हारे निर्णयों को, पर अभी तुमको कठिन उपहास ही सहना पड़ेगा। कल समूचा जग यही चौपाइयां गाता फिरेगा, आज पर तुलसी को कठिन परहास भी सहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है सामान्य धारा के विपरीत बहना, बहुत मुश्किल होता है प्रचलित मान्यताओं के परे जाकर कोई निर्णय लेना, बहुत मुश्किल होता है ट्रेंड सेट करना। तो मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही ऊर्जावान ट्रेंड सेटर, एक बेहद रचनात्मक व्यक्ति, और आज पॉडकास्ट एक ऐसा शब्द है जो हमारे डिजिटल मीडिया पर छाया हुआ है। पॉडकास्ट को लेके तमाम जिज्ञासाएं दर्शकों के बीच में होंगी। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के ख्यात आरजे, एक बेहद रचनात्मक व्यक्तित्व, पॉडकास्ट कोच अमित वाधवा जी स्टूडियो में हैं। अमित जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक आम व्यक्ति की जिज्ञासा का सवाल आपसे पूछता हूं कि मूलतः पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन पॉडकास्ट होता क्या है? एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा। सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपसे अनुमति चाहूंगा। शो तो आपका ही है जी, लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में बातचीत करें, कुछ अपने हृदय के उद्गार मुझे रखने हैं। स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी मीडिया की जर्नी में नवीन सर का बहुत बड़ा योगदान है। हम एक ही शहर में रहा करते थे, इन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना समय समय पर। मैं होस्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, स्टेज होस्ट अच्छा कर सकता हूँ, ये इन्होंने ही मुझ में आत्मविश्वास भरा था। मैं रेडियो का व्यक्ति हूँ, रेडियो में ज़्यादातर काम किया, लेकिन मैं एक न्यूज़ चैनल में भी, टीवी में भी काम कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास भी इन्होंने ही मुझ में भरा था। और बहुत कुछ सीखा है आपको देखते हुए, आपकी यात्रा को देखते हुए। मैं इस परिवार का भी हिस्सा रहा हूँ, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार का जो हिस्सा है वो एक ऐसा किस्सा है जिसे तमाम रचनात्मक प्लेटफॉर्म पर सुना जाता है, महसूस किया जाता है। और आज जब आप स्थापित एक आरजे के तौर पर स्थापित हैं, फिर एक पॉडकास्ट कोच की भूमिका को अपनाना, एक नए क्षेत्र में फिर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करना, इतने साहसिक निर्णय लेते कैसे? इसीलिए मैंने पूछा कि ये पॉडकास्ट क्या है जिसने आपको फिर से अपनी तरफ आकर्षित किया। जी जी जी, थैंक यू सो मच। जैसे आप विद्रोही रहे हैं, थोड़ा बहुत विद्रोह मुझ में भी रहा है। तो जब रेडियो ज्वाइन किया था तब Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए नई चीज़ हुआ करती थी। जी। तो वो विषय नया था, उसकी ओर मैं आकर्षित हुआ, वो ज्वाइन किया और धीरे धीरे समझा कि एक दौर बदलता है। पहले हम रेडियो सुना करते थे, रेडियो के बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद सिनेमा, मोबाइल, धीरे धीरे, और फिर उस पर भी डेली सोप वगैरह शुरू हुए जी। और अब ट्रेंड चेंज हो रहा था। धीरे धीरे लोग ब्रॉडकास्ट से पॉडकास्ट की तरफ आ रहे थे। अंतर क्या है ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली पॉडकास्ट टर्म जो है वो आपके तरह के एक पत्रकार ने ही इसे ईजाद किया था। उनका नाम था बेन हेमर्सले और ये शब्द ईजाद किया था 2004 में, जब एप्पल कंपनी ने आईपॉड लॉन्च किया था। आईपॉड बेसिकली उनका सबसे छोटे साइज़ का एक टूल था जिसमें बहुत सारे गाने आप सुन सकते थे। नॉन म्यूजिकल कंटेंट लोग उसमें सुन सके, गाने तो सुनेंगे ही, कंटेंट भी सुन सके, बातचीत, चर्चाएं सुन सके, वो प्रोत्साहित कर रहे थे और कंटेंट क्रिएटर्स को हायर कर रहे थे। वहाँ से ये टर्म प्रचलित हुआ है 2004 से। धीरे धीरे केवल पहले एप्पल के यूज़र्स ही इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर पर आया, फिर एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, कई एप्लीकेशंस के थ्रू इसे सुना जाने लगा। तो जैसे ब्रॉडकास्ट फ्री टू एयर मीडियम है, पॉडकास्ट इंटरनेट पर ऑन डिमांड अवेलेबल है। यानी हमने कंटेंट क्रिएट किया, उसको इंटरनेट पे अवेलेबल अपलोड किया, अब लोग उसे जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार उसे सुन सकते हैं। ये है इस टर्म का मतलब, पॉडकास्ट। तो पहले जब आईपॉड तक था तब ये सिर्फ ऑडियो ऑडियो तक था। जी जी जी। लेकिन अब तो पॉडकास्टिंग का तो मैं जैसा पॉडकास्टिंग देख रहा हूँ, बढ़िया बेहतरीन माइक लगे हुए हैं। तो चाहे रिलीजियस फील्ड का हो, चाहे पत्रकारिता की फील्ड का हो, खेल जगत का हो, हजारों तरह के कंटेंट पॉडकास्ट में आ रहे हैं सामने। तो अब विजुअल भी हो रहा है। तो ये जो ऑडियो से
वीडियो तक पॉडकास्ट की यात्रा हुई, तो इस पॉडकास्टिंग को भी पॉडकास्टिंग ही कहते हैं? देखिए, बहुत आपके ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे हैं। पॉडकास्ट टर्म इजाद ऑडियो के लिए ही हुआ था, क्योंकि हम वेस्ट से ही चीज़ें उठाते हैं। एफएम जब आया तो भी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ही हमने उसको उठाया था। पॉडकास्ट, चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ड्राइव करते हैं और लंबी लंबी ड्राइव्स होती हैं उनकी, तो वो क्या करते थे, ऑडियो कंटेंट अपनी ड्राइव के दौरान सुना करते थे। धीरे धीरे जब इंडिया में आया, भारत में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ, तो हमारे यहाँ सबसे पहली समस्या होती है हम पैसा कैसे कमाएंगे, है ना। तो यहाँ YouTube पहले से एक स्थापित प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना कंटेंट अगर अपलोड करते हैं तो आपको उस पर व्यूज, आपके व्यूज के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है जी। तो इंडियन मार्केट बाकी मार्केट से ना पूरे दुनिया से अलग हो जाती है आज भी ये ऑडियो के लिए ही टर्म यूज किया जाता, लेकिन इंडियन मार्केट में इस कॉन्टेक्स्ट में इसको वीडियो के रूप में लॉन्च कर दिया गया। और चूंकि पॉडकास्ट आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पर बात कर सकते हो जी। आपका अपना चैनल है ना, आपका अपना क्रिएशन है, तो आपको स्वतंत्रता है जिसमें आप तो ये इस पर इसका ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको बनाया किस पे जाता है? मतलब जैसे पॉडकास्ट पे अगर वीडियो अपलोड करना है तो पॉडकास्ट कोई एक अलग सर्वर है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी अलग टेक्नोलॉजी है। जैसे ब्रॉडकास्ट की अलग टेक्नोलॉजी है, टेलीकास्ट की अलग टेक्नोलॉजी है, तो पॉडकास्ट की भी अलग टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले आप अपने लोकल कंप्यूटर पर अपना कंटेंट बना लेते हैं जी। आपके माइक के थ्रू, आपके कैमरा के थ्रू, आपके सिस्टम पर है। अब इसके लिए पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं जी। जैसे हमारी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्स्ट को ही लिखते हैं, ब्लॉग लिखा जाता है उस पर, या वीडियो या ऑडियो अगर अपलोड भी करते हैं तो एम्बेडेड लिंक होता है उसमें, जो उसमें अपीयर हो जाता है, लेकिन प्ले वो सर्वर पर हो रहा होता है यूट्यूब के। तो ऑडियो का वेट नहीं सहन कर सकती नॉर्मल वेबसाइट, तो ऑडियो का वेट, उसके वजन को सहन करने के लिए, उस कंटेंट को लोड लेने के लिए पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं। हम अपना कंटेंट वहाँ पर होस्ट करते हैं, वो थोड़ा सा चार्ज लेते हैं और उसको फिर हम एक RSS लिंक उससे जनरेट होता है। RSS लिंक के थ्रू तमाम पॉडकास्ट जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे गाना.com हुआ, स्पॉटिफाई हुआ, एप्पल हुआ, जियो सावन हुआ, विंग्स म्यूजिक हुआ, जितनी भी हैं, ऐसे करके लगभग 40 लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पर आपका पॉडकास्ट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है RSS के थ्रू। रिच साइट समरी कहते हैं उसको, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब होता फायदा क्या है, ऑलरेडी वहां पर लिसनर्स अवेलेबल है, ऑडियंस अवेलेबल है, वो अपने इंटरेस्ट का कंटेंट ढूंढ रहे हैं, आप वहां पहुंचते हैं तो आपको ऑडियंस बहुत ज्यादा ढूंढने की मशक्कत नहीं करनी पड़ती, आपको ऑलरेडी वहां एक ऑडियंस का अवेलेबल है, ऑडियंस बेस मिल जाता है आपको जी। तो जैसा मतलब एक बात तो है कि रचनात्मकता के साथ अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस वेलोसिटी की तरह हो जाती है। बिल्कुल है तो ये थोड़ा सा मतलब एक रचनात्मक व्यक्ति को अगर आज की तारीख में रेखांकित होना है, रिकॉग्नाइज होना है, तो उसको टेक्निकली भी बहुत अपडेट होना पड़ेगा। मैं तो मतलब विस्मृत हूं आपको सुन के कि मैं किसी तकनीकी प्रमुख का इंटरव्यू कर रहा हूं कि एक रचनात्मक व्यक्ति का। देखिए, हूं तो मैं क्रिएटिव, और जहां तक थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की बात है, हम अपने जब भी रोजगार से जुड़ते हैं, किसी भी बिजनेस से जुड़ते हैं, तो उतना बेसिक हम सीख लेते हैं। कभी एक बार फेसबुक या जब ये ऑर्कुट लॉन्च हुए थे तो उन्हें इस्तेमाल करने में शुरू में मशक्कत हुई थी, लेकिन आज हमारे पेरेंट्स भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो हुई पॉडकास्टिंग की हिस्ट्री, पॉडकास्टिंग का पूरा एक सिनेरियो। तो आपको कहाँ से ये पॉडकास्टिंग का विचार आया कि अब FM बहुत हो गया, BO बहुत हो गया, क्रिएटिविटी में थोड़ा सा इस फील्ड की तरफ मूव कर? जी, मुझे बहुत इसको बताते हुए खुशी होती है। मैं एक बार कुछ कंटेंट सर्च कर रहा था, इसके 2 रीज़न हैं, मैं आपको 2 रीज़न बताऊंगा। मैं एक बार कुछ कंटेंट सर्च कर रहा था, शायद हरिवंश राय बच्चन जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो मैं ढूंढने लगा उनके बारे में पढ़ने के लिए कि भाई मुझे अपने प्रोग्राम में डिलीवर करना है तो कहाँ से दूँ। तो मेरे सामने अचानक से एक ऑडियो आया, मैंने उसको तुरंत सुना, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये करना चाहिए। मतलब मैं सर्च करूं और ऑडियो सुना, मतलब ऑडियो के रूप में मैं कंटेंट को सुन सकूं, इससे बेहतर तो कुछ नहीं होता। ये साल रहा होगा 2017 का। अच्छा, ये वो दौर था जब जियो लॉन्च हो चुका था, 4G मतलब डिजिटल की तरफ टेक्नोलॉजी मूव कर रही थी, 4G लॉन्च हो चुका था, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिजिटल पे जा रहा था, धीरे धीरे मूव, और एकदम से ड्रास्टिकली मूव हुए थे। उससे पहले बहुत कम कंटेंट क्रिएटर हुआ करते थे यूट्यूब पे जी। और 2016-17 में ही एकदम से बूम आ गया था और लोग बहुत ज्यादा शिफ्ट होने लग गए थे। तो मैंने ये भी अनुभव किया था, धीरे धीरे
ब्रॉडकास्टिंग यानी कि हमारा जो मीडियम है उसको सुनना लोगों ने कम कर दिया है। वो एक कंसर्न बन ही रहा था कि ऐसा क्या है, क्यों कम हो गया। समझ में भी आ रहा था कि लोग मोबाइल में हैंडी हो गए हैं और उधर ज़्यादा सुन रहे हैं। इधर से मुझे ये ऑडियो मिला, यहाँ से मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया और मैंने पाया सर, मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये मैंने समझा 2011 में ही मैं पॉडकास्टिंग शुरू कर चुका था। जब मैंने पहली बार एफएम से ब्रेक लिया था तो मेरे लिसनर्स ने मुझे कहा था कि हम आपका शो नहीं छोड़ सकते, हमें आपका शो चाहिए। साउंड क्लाउड करके एक साइट हुआ करती थी जो म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को अलाउ किया करती थी कि वो अपने गाने और म्यूजिक अपलोड कर सकते हैं, डीजेस को भी। मैं घर पे बैठकर अपने होम सेटअप से अपना शो अपलोड किया करता था, रिकॉर्ड किया करता था, वहाँ अपलोड किया करता था। उसकी एम्बेडेड लिंक फेसबुक के पेज पर डेडिकेटेड एक पेज बनाया था, वहाँ पर हर रोज़ मेरा शो जाता था, फिर उस थ्रेड पर डिस्कशन होता था, फिर अगले दिन का शो मैं वैसे बनाया करता था। तो मैंने जब इस सिनेरियो को समझा तो मुझे खुशी हुई कि मैं तो पॉडकास्टिंग पहले ही कर चुका हूँ। पहले ही कर रहे हैं, बस उसको मूर्त रूप दे नहीं पाए। तो अगर एक सफल पॉडकास्ट या पॉडकास्टर को, आपको क्या लगता है कि उसको सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं एक पॉडकास्ट करने के लिए? जी सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पर पॉडकास्टिंग की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा। जैसे हमारी लाइफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी तीनों चाहिए ही चाहिए। इसकी मतलब एक भी नहीं होगा तो बात नहीं बनती, आप इनकम्प्लीट हैं जी। ठीक इसी तरह आज की डेट में पॉडकास्ट एक ऐसा व्हीकल है जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में, चाहे वो क्रिएटिव व्यक्ति हो या फिर वो बिजनेस हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी। वजह ये है कि ये एक व्हीकल है, ये एक टूल है। आज जो दिखता है वो बिकता है, हम सब जानते हैं। और मेरे एक मीडिया के सीनियर रहे हैं आप जैसे ही, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। मीडिया का एक रूल है, जहां आपकी ऑडियंस है वहां पहुंचो। ठीक बात, ठीक है ना। तो अब हमारी ऑडियंस कहाँ है? अभी 2-3 दिन पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था कि 52%, 53% टाइम जो है वो यूथ का मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर बीतता है। तो जाहिर सी बात है हमें वहाँ अपनी प्रेजेंस देनी होगी। बिजनेस को बिजनेस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, क्रिएटिव व्यक्ति को अपनी रचनात्मकता सुनानी है, दिखानी है, उसको भी वो एक एपेटाइट है ही। और एक सीनियर मुझसे कहा करते थे कि हम में से हर कोई ना अपने आप को बेच रहा है, कुछ ना कुछ तो बेच रहा है। कोई क्रिएटिविटी बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप इसको कीजिए। वीडियो प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, ऑडियो प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। अगर आप कैमरा शाय हैं, कैमरा फेस नहीं कर सकते, तो आप ऑडियो प्लेटफॉर्म बनाइए। तमाम ऑडियो लाइब्रेरीज पर आपका कंटेंट, आपकी आवाज़ जाएगी। कोई आपको देख नहीं रहा तो आपको शर्म नहीं होगी, आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जब तक आप अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, लोग आपको सुनेंगे नहीं, तो आपकी पहचान नहीं बनेगी, ना आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ना अपनी सर्विस बेच पाएंगे। अब आती है बहुत महत्वपूर्ण घटक की बात, जो आपका प्रश्न था। बेसिकली विषय का चुनाव। आप जिस विषय पर इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं या घंटों रिसर्च कर सकते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसे विषय का चुनाव करें और सही प्लेटफॉर्म, सही श्रोता आप अपने पहचाने कि आप किसके लिए शो कर रहे हैं। अगर आपको ये मालूम है कि आपकी आवाज़, आपकी बात कौन सुन रहा है, 16 साल का बच्चा, 24 साल का एक यूथ या 34 साल का एक, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। दूसरा, इसमें एक चीज तो ये होता है, एक होती है कि मोनोटोनस है पॉडकास्टिंग, कि मैं मेरे सामने इक्विपमेंट है और मैं बात कर रहा हूँ। मोनोटोनस है, कहानियां सुना रहा हूँ, किस्से सुना रहा हूँ, शायरियां सुना रहा हूँ, संस्मरण सुना रहा हूँ, हो सकता है मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। एक मैं हूँ, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी जो पॉडकास्टिंग हुई है उसमें गेस्ट अपीयरेंस भी हो रही है। मतलब पॉडकास्टिंग, सामान्य मीडिया के इंटरव्यू और पॉडकास्टिंग के माध्यम से जो इंटरव्यू आ रहे हैं, आप उनकी अगर दर्शक संख्या देखें तो पॉडकास्ट पे उन्हें जितना रिस्पांस मिलता है देखने लगे, मिलियंस। तो अब बहुत महत्वपूर्ण घटक एक तो दर्शक, मतलब गेस्ट भी हो गया। जैसे अभी ये प्रोग्राम एक इंटरव्यू है, अगर ये पॉडकास्टिंग हो तो मेरे प्रश्न ठीक है, कैमरा ठीक है, लेकिन आपकी उपस्थिति भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो क्या मेहमानों का चयन कैसे, मतलब इसमें मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा सर। क्या होता है ना, टर्म बदल जाते हैं टाइम के साथ साथ। जी, ये भी एक पॉडकास्ट ही है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। जी, है ना। और जब भी कोई नया पैटर्न आता है, नया ट्रेंड आता है, तो उसके कुछ एक अपीयरेंस की
तौर पर उसको कुछ नया बना दिया जाता है। आप जनरली जो वीडियोस देखते हैं, वायरल रील्स देखते हैं या जो वीडियो प्लेटफॉर्म देखते हैं, उनके सामने एक माइक रखा रहता है, आमने सामने बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। हमारे पास कॉलर माइक लगा हुआ है तो ये भी पॉडकास्टिंग ही, आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक। आप इसी वीडियो को इंटरनेट पे डाल देंगे, ये पॉडकास्टिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। जो आपने बात की इंटरव्यू पॉडकास्टिंग, वो एक पैटर्न है। जैसे रेडियो में शोज होते हैं, डुअल जॉक, दो आरजे भी शो कर रहे हैं, वहां पर भी गेस्ट को बुलाते हैं। सो दिस इज अ पैटर्न है। पैटर्न उसका टाइप है। जैसे आपने कहा कि कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई इंटरव्यू कर रहा है। तो जैसे पॉडकास्टिंग में, जैसे आप जब अपना पॉडकास्टिंग का चैनल बनाते हैं तो फिर उसके मतलब एक सामग्री, उसकी एक इंडेक्स के लोगों को पता हो कि ये पॉडकास्ट पर ये सामग्री होती है, इस टाइप के शोज होते हैं। क्या ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है, ताकि दर्शकों को अगर गीत संगीत के विषय में सुनना है, समसामयिक सुनना है, धार्मिकता पे सुनना है, तो वो आपकी पॉडकास्ट चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकें या सर्च कर सकें? सर देखिए क्या है ना, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां पर SEO एक टर्म आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कीवर्ड से चलता है। ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट में आपने अंतर पूछा था। ब्रॉडकास्ट इज फ्री टू एयर, जो पुरानी रेडियो की टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू एयर होता है, और ऑडियो इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है। तो देखिए दो टर्म है, इंटरनेट भी है और मार्केटिंग भी है। इंटरनेट पे गया मतलब आपको वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। मार्केटिंग का मतलब आपको ऐसे कीवर्ड्स उसमें लिखने होते हैं जो सर्च हो, जो सर्च इंजन जब कोई सर्च करे तो आपका पॉडकास्ट उसको कम से कम फर्स्ट पेज पे आ जाए या सजेशंस में तो आ जाए जी। तो ये वाला इंटरनेट वाला पार्ट जो है ना, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है। जी जी। तो इसमें जैसे जो पॉडकास्टर हैं उनके लिए मतलब फिर एक, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, नियमितता की भी जरूरत होगी कि तभी तो कि आप हफ्ते में आपका एक शो आ रहा है या रोज एक शो आ रहा है, ताकि पता रहे दर्शकों को कि इस विषय पर फला पॉडकास्ट करने वाले का शो इस चैनल पर हफ्ते में एक बार आता है। ताकि तो मतलब एक तरह से भले उसको इंडिविजुअल व्यक्ति करे या एक संस्था करे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में पॉडकास्ट चैनल बनाना पड़ता। चूंकि आप इंटरनेट पे गए, इंटरनेट के सारे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम पे प्ले करते हैं। उनके एल्गोरिदम की सबसे पहली डिमांड ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे पहले कंसिस्टेंसी तो है ही। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। जी जी, शो मस्ट गो ऑन। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अगर जो लोग नए जो पॉडकास्टर्स हैं, जो इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, बहुत उसको लेके गंभीर हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव? सर सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि जैसे हमारे लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी ज़रूरी है, आज ये वो महत्वपूर्ण व्हीकल है जो इंटरनेट पे आपकी पहचान बनाएगा। जब आप गूगल पर आपके बारे में या आपकी बिजनेस के बारे में सर्च किया जाएगा तो पॉडकास्ट निकल करके आना चाहिए। आज की डेट में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप, वैसे भी आज का यूथ जो है वो इंटरनेट के साथ में बहुत फ्रेंडली है। उन्होंने बचपन से ही हाथों में मोबाइल देखे हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन नहीं है। तो जब वो सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हैं, हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस, पॉलिटिशियंस, वो भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? उन्हें क्यों ज़रूरत है? पहली बात, कम्युनिकेशन और कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। एक बड़ा मास बेस उपलब्ध है और आपकी बात बिना किसी फिल्टर के जाएगी। ठीक बात। आपका अपना चैनल है, आपको अपनी बात कहनी है। आज मोदी जी अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज और आपसे पूछना है कि जैसे देखिए ये ट्रेंड्स तो अभी आए, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास तमाम उनकी कंटेंट जो है पहले से उपलब्ध है यूट्यूब पर, इस पर, तो पॉडकास्ट पर उसको अपलोड करना, पुराना कंटेंट भी अपलोड कर सकते? बिल्कुल किया जा सकता है, रिलेवेंट है तो बिल्कुल किया जा सकता है और करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जब पॉडकास्ट लॉन्च हुआ तो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो हैं, FM कंपनीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उन्होंने अपना रखा हुआ आर्काइव कंटेंट स्पॉटिफाई, जियो सावन, आवाज़.com, एप्पल, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल करवाया, बल्कि बेचा, उसकी वैल्यू भी वसूल की। ओह जी, तो ये तो किया ही जा सकता है और करना भी चाहिए।
तो जैसे कोई अगर एक अपना जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉडकास्ट बनाना चाहता है, तो उसको क्या सबसे पहले क्या करना होता है? कोई रजिस्ट्रेशन है, क्या प्रक्रिया है इसकी? जैसे आप सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आप पॉडकास्टिंग होस्टिंग जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर भी अपना कंटेंट अकाउंट बना सकते हैं। बस चूंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, इसीलिए आप किसी मेंटर का सहारा ले लेते हैं, किसी कोच का सहारा ले लेते हैं जी, इतना होता है जी। तो जैसे आपने जब पॉडकास्ट पे अपना जो कंटेंट है, पहले सोशल मीडिया पर भी था, एफएम पर भी था, टीवी पर भी था, पॉडकास्ट पर भी है, तो आपने चारों प्लेटफॉर्म का अनुभव किया। क्या आपको इसमें ऐसे स्पार्किंग क्या लगा कि क्या ऐसा है कि ये बहुत ही बेहतर है? देखिए क्या होता है आजकल जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं ज़्यादातर, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए, चाहे यूट्यूब ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए, शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। यूथ क्या करता है, मोबाइल देखता है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में डिसाइड करता है देखने लायक है कि नहीं और फटाफट फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, आप किसी ने उतनी मेहनत से कंटेंट बनाया था, आपने तो अपना अंगूठा चलाया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब कोई आपके पॉडकास्ट को सुनने आता है, चाहे वो वीडियो प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर हो, ऑडियो पर इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है, कम से कम वो व्यक्ति 5 मिनट 7 मिनट, और अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो 1 घंटे भी आपके साथ रह सकता है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई आपके साथ 1 घंटे है, अपना समय दे रहा है, ये और कहीं तो नहीं हो रहा ना। नहीं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। अच्छा, रेवेन्यू जनरेशन, चूंकि जैसा आपने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण घटक है, तो पॉडकास्ट से रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? जैसे इसमें मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, व्यूज हो जाते हैं, यूट्यूब पे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, इसमें भी क्या वही सब? इसमें कोई भी पॉडकास्ट, देखिए इसमें पहले तो आप पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट को पैसा दे रहे हैं। एक होता है डायरेक्ट रेवेन्यू, है ना, एक होता है इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में हम पहले ही बात कर दी कि यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, व्यूज के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है। इनडायरेक्ट रेवेन्यूज क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप अपना आपके पॉडकास्ट में एडवर्टाइजर की एड चला सकते हैं, पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट्स के साथ कोलैबोरेट करके। आप अपने शो स्पॉन्सर्स के पास पहुंच सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं। फिर आप प्रीमियम कंटेंट के लिए आप उसको प्राइवेट कर सकते हैं, और जो आपका सब्सक्राइब करेगा केवल उसको अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। फिर आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स बनाया है, कोई ई बुक बनाई है, गाइड बनाई है, वो बेच सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म आजकल बहुत पॉपुलर है कि आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, आपकी दी हुई लिंक से अगर किसी ने परचेस किया तो उसका कमीशन आपको मिल जाता है, वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आपने गेस्ट की बात कही कि गेस्ट का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन गेस्ट के साथ आप बुलाते हैं उनके साथ आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको आगे ग्रो करने की, आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें जैसे ये यूट्यूब वगैरह, फेसबुक अपना ऐड डाल देते हैं, तो क्या वो जो वेबसाइट जिन पर ये होस्टिंग होती है वो भी आपको रेवेन्यू देती हैं अगर अच्छे आपके व्यूअर्स? जी, वो आपको खुद अप्रोच करते हैं। मेरा एक पॉडकास्ट भगवत गीता पर मैंने हिंदी में बनाया था, सरल हिंदी में, उसने टॉप किया। वो मतलब टॉप की पोजीशन पर रहा, फर्स्ट पोजीशन पर रहा कई हफ्तों तक, और अभी भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उसका चलता रहता है, टॉप 5 में वो रहता है, और उस पर मुझे रेवेन्यू मिली थी मेरी पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट की ओर से। तो जीवन में रचनात्मकता, व्यावसायिकता, और आप आध्यात्म में भी बहुत गहरे उतरे हुए हैं। आध्यात्मिकता, ये लाइफ का मतलब हमारे जीवन में त्रिकोण का बड़ा महत्व है जी। तो लाइफ का ये जो ट्राइंगल है, लाइफ ट्राइंगल, बैलेंसिंग ऑफ लाइफ भी इसको कह सकते हैं कि आप अपनी व्यावसायिकता में, अपनी रचनात्मकता में और अपनी आध्यात्मिकता में कितना संतुलन बना पाते हैं। तो ये बैलेंसिंग ऑफ लाइफ भी बड़ी भली भांति कर लेते हैं, नई नई चीज़ें सीख लेते हैं। मतलब ऐसा बैलेंस लाते कहाँ से? सर, पहला स्रोत तो आप ही हैं प्रेरणा का, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप अपनी फील्ड में कार्य करते लोगों, जैसे आप प्रत्युत्पन्न मति से आप तुरंत अपनी कविताएं रच लेते हैं बैठे बैठे। वो मेरे अंदर रचनात्मकता, वो सृजनात्मकता नहीं है। मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ ना कुछ विशेषता दी हुई है। मेरे घर में मेरे माता पिता, उनका रुझान धार्मिकता की तरफ था, और धार्मिकता के साथ साथ वे आध्यात्मिक भी थे, तो वो मेरा प्रेरणा स्रोत रहा। फिर आपको जब ईश्वर आपको अध्यात्म की तरफ धकेलता है ना, तो उससे पहले आपकी बहुत आजमाइशें करता है, बहुत परीक्षा लेता है, तो वो परीक्षाएं बड़ी सहायक हो जाती हैं।
आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए सार किस में है ठीक बात। और असारता कहाँ है। अब रहना तो इसी संसार में है और रोल मिला हुआ है गृहस्थ का, तो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कैसे आप आध्यात्मिक भी बने रहें, वो एक प्रेरणा मुझे समय से मिल गई। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और बस उसी से बैलेंस बन गया। जी जी। तो सुन विराट तू लाख कहे, पर मुझको है मालूम कि तुझसे बोल नहीं छूटेगा। सच पूछो तू कहता कब है, तुझसे लिखा लिया जाता है। तेरा उसका साथ बाबरे, संग चिता के ही छूटेगा। और देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिनगारी, तुझको आग लगेगी धुआं उठेगा। तो ये वो स्पार्क है जो इनहेरिट होता है। और आज ऐसे ही एक युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व से मैंने आपकी मुलाकात कराई। निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों को ये परिचर्चा आनंद में ले जाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और पॉडकास्ट को इतनी व्यापकता के साथ, इतने सरलीकरण के साथ समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।